हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 13.2 के पहले 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और ये है क्वेश्चन नंबर 9। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू इवेंट्स सच दैट probability of A is 1/4, probability of B is 1/2 and probability of A intersection B is 1/8. Find P of मतलब probability of not A and not B. तो ये हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है हमको 1/4, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8। अब देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट्स अलग से नहीं दिए हुए ये, और अगर दिए होते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, तब भी सेम आंसर आता है। क्योंकि देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/8 है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करके बन जाता है। तो अगर हमसे ये पूछा होता कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हम कहते बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही हैं। लेकिन अब हमसे ये पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। अगर तुम्हें ये पता है, 11th क्लास में भी तुमने किया होगा कि नॉट ए को हम इस तरह से लिख लिया करते हैं, और रीजनिंग में हमने पढ़ा है कि एंड का मतलब, और सेट थ्योरी में भी पढ़ा है कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और नॉट बी दोबारा से। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के तौर पर सेट थ्योरी का अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर तुम्हें डी मॉर्गन्स लॉ याद है, जो कि सेट चैप्टर में तुमने किया था, डी मॉर्गन्स लॉ मैं तुम्हें अलग पेज पे लिख के दिखा देता हूं, तुमको याद आ जाएगा। 11th क्लास के सेट चैप्टर में तुमने डी मॉर्गन्स लॉ किया है, जो कि कहता था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तुमने 11th क्लास में किया होगा। तो यहां पे हमारे पास ये है, यहां पर हम ए कॉम्प्लीमेंट को ए बार से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है और इवेंट है। तो ये किसके बराबर आएगा हमारे पास? मैं ये क्वेश्चन पे आता हूं दोबारा से। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से हम कह सकते हैं कि ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद एक और चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो होता है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस केस में हमारे पास ए यूनियन बी का बार है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसकी वैल्यू में हम यहां तक पहुंच गए। अब जो रूल ऑफ एडिशन है जो 11th क्लास में किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम वो लगा देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, यानी 1 माइनस, यहां पे 8 एलसीएम आ गया, तो 2 + 4 माइनस 1 माइनस 5/8। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड
नॉट बी इज इक्वल टू, ये 8 एलसीएम आएगा तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 3/8। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/8। ये किस तरह से आया एक बार फिर देख लो। नॉट को हम ए बार से डिनोट करते हैं, और सेट थ्योरी में, सेट्स में अगर देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह है, और एंड जो है वो इंटरसेक्शन होता है। तो ये बन गया सेट थ्योरी में अगर हम चलें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है डी मॉर्गन्स लॉ के अंडर। और डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो 11th क्लास के सेट चैप्टर में, पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा हुआ है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो हमने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और ये इसका फॉर्मूला भी हमको 11th क्लास में पता है। 11th क्लास से एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटीज इसके बराबर होता है, और इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया है। और बिल्कुल इसके साथ का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं तुम पे छोड़ता हूं, तुमने खुद ट्राई करना है। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन 2 independent events A and B such that P of A is 0.3 and P of B is 0.6. Find P of A and B, P of A and not B, P of A or B, P of neither A nor B. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले तो हम गिवन लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.3, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.6। इसके बाद एक और चीज गिवन है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऑल्सो A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी हमने बता दिया। अब इसके बाद हमारा पहला जो पार्ट है वो क्या है? पहला पार्ट है P ऑफ A एंड B, फर्स्ट पार्ट P ऑफ A एंड B। इसका मतलब क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और हम जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई करके आ जाती है। तो कितना आ जाएगा देखो, 0.3 इंटू 0.6, और P ऑफ A एंड B कितना हो जाएगा, 0.18। तो ये हो गया पहला पार्ट हमारा सॉल्व, P ऑफ A एंड B। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट, P ऑफ A एंड नॉट B। तो मैं ऐसा करता हूं, ये पेज मेरा खत्म हो रहा है, पेज पलटूं और फिर आगे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है P ऑफ A एंड नॉट B। इसका मतलब है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार। अब तुम्हें मैं एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, के अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो A बार और B बार ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो इनका क्या बन जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं दोनों। तो P ऑफ B बार कितना बनेगा, 1 माइनस P ऑफ B। तो P ऑफ A कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.3, 1 माइनस P ऑफ B था 0.6, तो ये हो गया 0.3 इंटू 0.4। तो P ऑफ A एंड नॉट B ये हो गया 0.12। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट है P ऑफ A और B। तो ये तो P ऑफ A यूनियन B है, और इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B।
तो पी ऑफ ए कितना है 0.3 प्लस पी ऑफ बी कितना है 0.6 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमने अभी पीछे सॉल्व किया है 0.18 आया था 0.18 तो 0.9 माइनस 0.18 इसको हमने सॉल्व किया तो देखो 0.90 0.18 माइनस करते हैं तो ये 2 आ गया, ये 8 और ये 7 तो 0.72 आ गया पी ऑफ ए और बी। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। पी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब है कि ना ए और ना बी, नॉट ए एंड नॉट बी, इसका मतलब ये है। तो ये पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार कर लो, क्योंकि हैं तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही, यानी 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी। तो 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.6, 0.7, 0.4। तो अब हमारा आंसर आ गया पी ऑफ नाइदर ए नॉर बी 0.28। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 12। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, यानी एक डाइस को 3 बार फेंका गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। या तुम इस तरह भी कंसीडर कर लो इसको चाहे कि डाइस जो है वो 3 डाइस फेंके गए, तो क्या क्या नंबर हमें दिखाई देंगे। 1 से लेकर 6 तक तीनों डाइस में एक एक नंबर दिखाई देगा, तो कम से कम एक ऑड नंबर आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने इवेंट क्या सिलेक्ट किया हुआ है, इवेंट सिलेक्ट करना है गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आए। तो अगर हम सोचें कि ए बार कितना होगा, यानी कि ये अगर नहीं होगा, अगर एक बार भी जो हमारा ऑड नंबर है वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब तीनों बार इवन नंबर आएगा। गेटिंग इवन नंबर ऑन ऑल 3 डाइस, या नहीं, ऑल 3 डाइस नहीं, क्योंकि डाइस तो यहां पे एक ही कहा गया है। गेटिंग एन इवन नंबर ईच टाइम, गेटिंग एन इवन नंबर ईच टाइम, ये आएगा। अगर 3 डाइस कहे होते क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होता, लेकिन यहां 3 डाइस कह देते हम। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इवन नंबर तीनों बार आए, ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम जानते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 216। और ए बार के लिए, फॉर ए बार फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। अब बताओ इवन नंबर कितने हैं, 6 में से 3,
तो तीनों बार 3 आया 27। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 27/216। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हम ए पे आ जाते हैं। देखो, गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, यानी 1 माइनस पी ऑफ ए बार। तो कैलकुलेट कर लो अब इसको, 1 माइनस 27/216। इसको सॉल्व करोगे तो हम रफली थोड़ा सॉल्व करते हैं। 216 माइनस 27 या 27/216 को ही सॉल्व करके देख लो। 27, ये दोनों 3 से जाएंगे तो 3 9 दा, 3 7 दा 21 और 3 2 दा, फिर ये कैंसिल हुआ तो 8, 1/8 है ये। तो दिस इज 1 माइनस 1/8 मीन्स 7/8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये मेरा पेज खत्म हो रहा था इसलिए मैंने इसी पेज पर रहते हुए ये क्वेश्चन हल कर दिया। बाकी आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक्चुअली एटलीस्ट एक बार ऑड नंबर आने का जो है हमको बहुत मुश्किल हो जाता अगर डायरेक्टली फाइंड आउट करते, क्योंकि हमको ये कैलकुलेट करना पड़ता एक बार ऑड नंबर आए और 2 बार ना आए, फिर 2 बार ऑड नंबर आए 1 बार ना आए, और तीनों बार ऑड नंबर आए। ये तीनों ही केसेस प्रोबेबिलिटी के प्लस करने पड़ते इसमें। लेकिन हमने क्या किया, हमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया कि अगर एक बार ऑड नंबर आए, इसका उलट क्या होगा कि एक बार भी ऑड नंबर ना आए, तो वो है कि हर बार इवन नंबर आए। और इवन नंबर जो हैं वो 3 ही हैं, 2 4 और 6। तीनों बार वही 3 नंबर आए तो वो 27 केसेस बन सकते हैं। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पे भी तुम इसको 1/8 लिख सकते हो। तो वो प्रोबेबिलिटी 1/8 आ गई। अब इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो उसे 1 में से माइनस करके फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. First ball is black and second is red. One of them is black and other is red. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि बैग में 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल्स हैं और हमने 2 बॉल्स निकाली हैं, लेकिन ये वर्ड बहुत ध्यान देने वाला है, विद रिप्लेसमेंट। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक बैग है, ये बैग है समझ लो। अब मैं बैग की ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं कर पाऊंगा, तो इससे मान लो कि ये बैग है। तो 10 इसके अंदर ब्लैक बॉल्स हैं और 8 जो हैं वो रेड हैं। तो हमने जब एक बॉल निकाल ली तो यहां पे बैग में मान लो ब्लैक बॉल आ गई, तो 9 ब्लैक और 8 रेड रह गई। लेकिन जब हमने दूसरी बॉल निकाली तो हमने पहली बॉल को वापस डाल दिया, रिप्लेस कर दिया विद रिप्लेसमेंट, और फिर से हम जब इस सिचुएशन पे पहुंच गए तब दूसरी बॉल निकाली। यह ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि जब हम पहली बॉल निकाल रहे थे जिस सिचुएशन में हम थे, दूसरी बॉल जब हम निकाल रहे थे तब भी उसी सिचुएशन में थे। यानी पहली बॉल भी 18 बॉल्स में से निकाली है और दूसरी बॉल भी 18 बॉल्स में से ही निकाली है। बैग को रिन्यू कर लिया था हमने। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, रेड बॉल का आना और ब्लैक बॉल का आना, या फिर किसी भी बॉल का आना। दोनों बॉल्स, पहली बॉल निकाली चाहे दूसरी बॉल निकाली, हम वो इंडिपेंडेंटली डील कर रहे थे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जब ये एंड लग जाता है, कि एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी हम लिख दिया करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, बैग में कितनी कितनी बॉल्स हैं, 10 ब्लैक एंड 8 रेड। इस तरह लिख दो तो काफी है तुम्हारे लिए कि बैग में इतनी बॉल्स हैं। अब हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 balls are drawn with replacement। ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, with replacement।
जब हम रिप्लेस करके निकाल रहे हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इसलिए हम तब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आराम से लगा देंगे, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। तो हम यहां पे ऐसा करते हैं, बी को, ये जो बी है इवेंट मान लेते हैं, गेटिंग अ ब्लैक बॉल, और आर को मान लेते हैं गेटिंग अ रेड बॉल। तो अब फर्स्ट पार्ट है बोथ बॉल्स आर रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, यानी पहली बॉल निकाली तब भी रेड ही निकले उसकी प्रोबेबिलिटी, और दूसरी बॉल निकाली तब भी वो रेड ही निकले। बोथ बॉल्स रेड एंड रेड, यानी आर इंटरसेक्शन आर, दोनों की प्रोबेबिलिटी इकट्ठी हो जाएगी। तो देखो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 8/18 इंटू 8/18। तो देखो ये कैंसल आउट होके क्या बनेगा, 4/9 इंटू 4/9, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, यानी हो गया 16/81। तो ये आंसर आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो यानी कि पहली बॉल आए ब्लैक और दूसरी बॉल आए रेड। तो ब्लैक बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, देखो ब्लैक बॉल्स कितनी है, 10/18। तो 10/18 मल्टीप्लाई 8/18, यानी 5/9 इंटू 4/9, यानी 20/81। यह आंसर आ गया हमारा। अब हमारा थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ one of them is black and other is red। अब इसका क्या मतलब है, इस केस में और इस केस में क्या फर्क है। इसमें हमें बता दिया था कि पहली बॉल ब्लैक है और दूसरी बॉल रेड है, ये फिक्स था, लेकिन यहां पे फिक्स नहीं है। यहां पे कहते हैं कि एक ब्लैक और एक रेड आ जाए बस, और उनका जो ऑर्डर है वो कोई भी हो। तो इसका मतलब अगर पहली बॉल ब्लैक आ जाए और दूसरी बॉल रेड आ जाए, या फिर प्लस पहली बॉल रेड आ जाए और दूसरी बॉल ब्लैक आ जाए, दोनों केसेस हमको लेने पड़ेंगे। तो कितना कितना आ जाएगा, देखो ब्लैक बॉल तो 10 है, तो 10/18 इंटू 8/18 प्लस 10/18 इंटू 8/18। तो ये कितना बन गया, देखो 5/9 इंटू 4/9, और यही नंबर ये रिपीट हो रहा है प्लस, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया 40/81। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है तुमने। ये था क्वेश्चन नंबर 13, और अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ये पर्सन्स हैं ए एंड बी, आर 1/2 एंड 1/3, यानी कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की ए की और बी की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं 1/2 1/3। इफ both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved, exactly one of them solves the problem। तो बार बार एक वर्ड आ रहा है इंडिपेंडेंटली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं।
तो यहां पे हमने स्टार्ट करना है गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ए इज इक्वल टू 1/2 और प्रॉब्लम अगर बी सॉल्व करता है तो प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब इनके ना सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। पी ऑफ ए बार यानी 1 माइनस 1/2 पी ऑफ ए 1 माइनस पी ऑफ ए जो कि 1/2 ही रहेगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार यानी 1 माइनस 1/3 यानी 1 माइनस पी ऑफ बी, तो ये आ जाएगी 2/3। ये मैंने क्यों किया अभी तुम्हें पता लग जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब है कि चाहे ए कर ले, चाहे बी कर ले, चाहे दोनों कर लें। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है 1 में से, वो नहीं देखनी कि प्रॉब्लम सॉल्व ही ना कर पाए दोनों। तो हम इसको इस तरह से डील करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ये है 1 माइनस पी ऑफ ए बार पी ऑफ बी बार। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो चाहे ए ने की, चाहे अकेले बी ने की, चाहे ए और बी दोनों ने कर ली, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें यह नहीं कहा जा रहा कि ए ने सॉल्व किया कि बी ने सॉल्व किया, हमें यह कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3। देखो पी ऑफ ए बार 1/2 है और पी ऑफ बी बार 2/3 है। 1 माइनस ये कैंसिल हुआ 1/3, तो ये कितना आ गया आंसर 2/3। तो 2/3 चांसेस हैं प्रॉब्लम के सॉल्व होने की। सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम इज इक्वल टू, यानी कि अगर ए सॉल्व कर ले तो बी सॉल्व ना कर पाए, प्लस अगर ए सॉल्व ना कर पाए तो बी सॉल्व कर ले। देखो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी यही होगी, दोनों में से एक सॉल्व करे और एक ना करे। तो 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3। तो अब एक मैं यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 से 2 कैंसिल ना करो, 2/6 प्लस 1/6 एलसीएम सेम हो गया, तो 2 प्लस 1/6 मीन्स 3/6, तो आंसर आ गया 1/2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी एक्सरसाइज का हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 16 तुम खुद कर सकते हो। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रखा है, अगर तुम पढ़ोगे क्वेश्चन को, अपने आप तुम पढ़ो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि एक हॉस्टल में हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है। तो 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 40% जो हैं वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो बोथ पेपर्स पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर एक स्टूडेंट को हमने एट ए टाइम सिलेक्ट किया तो वो जो है वो कोई भी क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये प्रोबेबिलिटी तुमने फाइंड आउट करनी है। तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। देखो हिंदी का क्वेश्चन पढ़ने के लिए परसेंटेज दी हुई है ना, तो 60/100 है प्रोबेबिलिटी, यानी कि 3/5। फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 40% है, यानी 40/100, तो 2/5। और हिंदी और इंग्लिश का
बोथ पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है 20/100 यानी 1/5। तो देखो तुम्हारे सामने है। अब जो पहला पार्ट है वो क्या है कि वो कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़े, यानी कि ए बार इंटरसेक्शन ई बार। तो ये हमें पता है P ऑफ H बार इंटू P ऑफ ई बार। अब जब तुम्हारे पास P ऑफ H है तो P ऑफ H बार फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर P ऑफ E है तुम्हारे पास तो P ऑफ E बार कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। अच्छा, उसका अगला पार्ट क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर देन ही प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर स्टूडेंट पढ़ता है तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़े। तो ये कैसे होगा देखो। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी है तुम्हारे पास। देखो, वही डी मॉर्गन्स लॉ लगाने का, इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से 1 माइनस P ऑफ ई एच यूनियन ई। और ये कैसे निकलेगा तुम्हें पता है, P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E, जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन पहले किया था। तो इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। अब जो हमारे पास बी पार्ट है वो ये है कि हमने पता करना है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है स्टूडेंट, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम इसका फॉर्मूला भी जानते हैं। अब E इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन E एक ही बात है, अपॉन P ऑफ H। ये दोनों वैल्यूज तुमको पता है, तुम सॉल्व कर सकते हो। और तीसरा है इसका उल्टा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर रीडिंग व्हेन शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो यहां पे भी यही चीज आ जाएगी, H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो मैंने ये हिंट तुमको दे दिया है। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन, तुमने खुद करना है। ये खुद करोगे तो बढ़िया है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये जो मेरा वीडियो है इसके साथ ही हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर दी है। ये खत्म होता है और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जाके इस वीडियो को 1 to 5 रेटिंग पे स्केलिंग 1 to 5 स्केल पे रेट जरूर करना स्टूडेंट्स। और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। शेयर किस लिए, तुम जानते ही हो मेरा मोटो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। हम सब मिलकर ट्यूशन को एबॉलिश कर सकते हैं। ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपना टाइम और अपने पेरेंट्स का मेहनत का कमाया पैसा दोनों बचा सकते हो। पैसा बचाकर आगे लगेगा और टाइम जो है वो भी बच जाएगा। तो आगे तुम कहीं प्रोडक्टिव वे से उसको यूज करोगे। वो कैसे हो सकता है, अगर तुमने बस सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जाके चेक करनी है। प्लेलिस्ट में 10th 11th 12th तीनों ही क्लासेस के वीडियोस चैप्टर वाइज पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट के तौर पे। तो बहुत इजीली वहां से तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा सारा सिलेबस, और इससे फॉलो करो। ये एक्सरसाइज अच्छी तरह करो। बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।